हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पारा मेडिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पारा मेडिकल एग्जाम में रिपीट होती है, या फिर वैसा क्वेश्चन जो कि जिस टॉपिक के आधार पे पारा मेडिकल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं। जीके समान ज्ञान का, जो कि पारा मेडिकल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखकर याद कर कर रट जाइएगा, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो क्वेश्चन की आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है या जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और जो इस सेशन का या किसी भी सेशन का जो भी इस पर पढ़ाया जाता है इस चैनल पे, उसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, उससे जुड़ जाए, या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, पारा मेडिकल पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पे आप जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जीके का। सबसे पहले नंबर, किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए आप, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, आंसर को देखिए, उसके बाद ही आप उसको टिक लगाइएगा। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कह रहा है कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। ए ऑप्शन महाशिव गुप्त, बी ऑप्शन नरसिंह देव, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन महामेघवहना। पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। जिनको जिनको पता है कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं पता है वो आप रटते चले जाइएगा, सारे क्वेश्चन आप रट जाइएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। नरसिंह देव थे, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन करवाए थे, नरसिंह देव थे। याद रखिएगा कौन थे, नरसिंह देव थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया। कह रहा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक को, बी इब्राहिम लोदी, सी पृथ्वीराज चौहान को, डी शेरशाह सूरी को। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर के साथ लड़ा गया था, और किसके साथ लड़ा गया था, जो कि हारा था। यानी बाबर ने किसको हराया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था बच्चों, इब्राहिम लोदी को हराया था। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है बच्चों, घुमा कर पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, अब ये भी ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चन के रूप में कह देगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछ देगा पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था, वह किसके किसके बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आपको सामने है स्क्रीन पर, बाबर और दूसरा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन घुमाकर कभी कभी पूछ देता है, तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है, इसीलिए आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन करा किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। करा जो महात्मा गांधी थे दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे, वह किस वर्ष शुरुआत किए थे। ए ऑप्शन 1919 में, बी ऑप्शन 1923 में, सी ऑप्शन 1942 में, डी ऑप्शन 1923 में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। ए ऑप्शन 1919 में, बी ऑप्शन 1923 में, सी ऑप्शन 1942 में, डी ऑप्शन 1930 में। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिनको जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है सारे लोग याद कर लीजिए, जिनको पता कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपका माइंड में सेट होता है, अगले बार आप कभी भी ये क्वेश्चन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये इसका आंसर ये होता है।
सारे लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इसका राइट होगा। 1930 में दांडी यात्रा महात्मा गांधी निकाले थे। कौन निकाले थे? दांडी मार्च निकाले थे महात्मा गांधी निकाले थे, जो कि 1930 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किए थे। क्वेश्चन में क्या पूछ देता है बच्चों, दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किए थे, तो आपको ये भी याद रखना है महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तत्काल क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल का घटना का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। कह रहा है किस तिथि को जम्मू कश्मीर और लद्दाख है दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। ए ऑप्शन 8 अगस्त 2019 को, बी ऑप्शन 4 अगस्त 2019 को, सी ऑप्शन 31 अक्टूबर 2019 को, डी ऑप्शन 5 अगस्त 1919 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर व लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही का घटना है, ज़्यादा दिन का नहीं, आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले का ही बात है, 2019 की बात है, जो कि सभी लोगों को घटना के रूप में पता होगा। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कि जो कि इसका राइट होगा 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में था, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। कह रहा है अगर कोई सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह संसद में भाग ले लेता है, वह कौन है जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वह संसद में भाग लेता है। ए ऑप्शन महान न्यायवादी, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है क्या, वह कौन सा है सदन जो किसी का सदस्य नहीं होते हुए भी वह संसद में भाग ले लेता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, एक महान्यवादी सदन है। क्या है? एक महान्यवादी सदन है जो किसी भी सदस्य का नहीं होता है लेकिन वह संसद में भाग लेता है। क्या होता है? किसी भी सदस्य का नहीं होता लेकिन वह संसद में भाग लेता है। इसको बोलने का अधिकार है। क्या? इसको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। आप ये भी याद रखिएगा, बोलने का अधिकार है। लेकिन मत यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का यानी मत देने का अधिकार इसके पास नहीं है, सिर्फ बोलने का अधिकार है। और यह किस अनुच्छेद के तहत होता है, आपको ये भी पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 88 के तहत होता है। किसके तहत होता है? 88, अनुच्छेद 88 के तहत होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस अनुच्छेद के तहत सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वह संसद में भाग लेता है। तो अनुच्छेद 88 के तहत वह कौन सा है सदन, तो महान्यवादी सदस्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। कह रहा है राज्यसभा में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है राज्यसभा में जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब। उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? राज्यसभा में जो भी बैठक होता है उसका उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है।
कह रहा भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक चांदी का पाई जाती है। आप लोगों को हिंट थोड़ा सा दे दिया था कि बिहार से क्वेश्चन है, तो आप लोगों ज़्यादातर बिहार मार दिए होंगे। तो ऐसा आप गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। थोड़ा सा हिंट कभी कभी गलत दे दिया जाता है टीचर के द्वारा, जो कि गार्डिंग करते हैं। तो आप उनको बातों पर ध्यान न रखकर अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कंफ्यूज होकर आप उनके बातों पे आकर टिक लगा दीजिएगा। ऐसा आप नहीं कीजिएगा, आपको बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चांदी सर्वाधिक पाया जाता है। पूछ देता है कभी कभी कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 32% पाया जाता है। कितना परसेंट? 32% पाया जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कह रहा है पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए श्रीलंका, बी चीन, सी भारत, डी पाकिस्तान। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनका बिल्कुल सही, भारत है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? झारखंड में एक सिंदरी है। कह रहा है झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? ए स्टील उत्पादन, बी कोयला उत्पादन, सी रासायनिक उर्वरक, डी एल्युमिनियम उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। झारखंड में सिंदरी है वह किस लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंदरी, झारखंड में जो सिंदरी है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनका है बिल्कुल सही जवाब, रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? रासायनिक उर्वरक के लिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में उलट के पूछ देता है कि रासायनिक उर्वरक झारखंड में है वह किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ देता है? रासायनिक उर्वरक है जो झारखंड में है वह किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है सिंदरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है बच्चों? सिंदरी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन उलट कर इसका पूछ दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कह रहा भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया वह अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ए 12वीं पंचवर्षीय योजना, बी 13वीं पंचवर्षीय योजना, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी बच्चों? 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना था। कभी कभी पूछ देता है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू किया गया था उसकी अवधि कितने दिनों तक थी? उसकी अवधि कितने दिनों तक थी? कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है 2012 से 2017 तक था। कितना तक था बच्चों? 2012 से 2017 तक के इसका अवधि था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कह रहा है जो भी मुद्रा चल रहा है, जो भी मूल्य चल रहा है, वह किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? ए ऑप्शन पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए ऑप्शन पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोवा में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कहाँ बच्चों? गोवा में। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत में, सॉरी 1 सेकेंड,
कह रहा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। कह रहा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2015 से, बी 1 जुलाई 2015 से, सी 1 जुलाई 2016 से, डी 1 जुलाई 2017 से। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है जो कि एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण होती है। तो सभी लोग सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और पीडीएफ टेस्ट देना चाहते हैं इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिनका है बिल्कुल सही जवाब। 1 जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 में क्या किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई। करा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन अक्टूबर 1944 में, बी नवंबर 1945 में, सी दिसंबर 1945 में, डी मार्च 1946 में। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई। सभी लोग बताइए एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, जिनको जिनको पता है कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिनको नहीं पता है सारे लोग रट जाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। कब की गई थी बच्चों, तो 1945 में की गई थी IMF की स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ए 15, बी 9, सी 5, डी 10। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। कितना होती है बच्चों, 15 होती है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बंकर शब्द नीचे लिखे किस खेल से संबंधित है। कह रहा है बंकर एक शब्द है, वह किस खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन बॉक्सिंग, बी गोल्फ, सी शूटिंग, डी कराटे। तो सभी लोग बताएंगे बंकर शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल सही जवाब। गोल्फ खेल है, गोल्फ एक प्रकार का खेल है जिससे संबंधित बंकर शब्द है। बंकर शब्द किससे संबंधित है, तो गोल्फ खेल है उससे संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बैटिंग ब्लॉक। कह रहा है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। कह रहा है बैटिंग ब्लॉक एक शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। ए खो खो, बी ब्रिज, सी कबड्डी, डी वाटर पोलो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली है जो किस खेल से संबंधित है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिनका सी है बिल्कुल से जो बैटिंग ब्लॉक है जो कि कबड्डी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है बच्चों, कबड्डी खेल से संबंधित बैटिंग ब्लॉक है। क्या है बच्चों, बैटिंग ब्लॉक है वो कबड्डी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करा, वर्ष 2021 का संतावना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन लेखक को दिया गया था। कह रहा है 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह कौन लेखक को दिया गया था। ए नीलमणि फूलन को, बी दामोदर मौज को, सी पांडे शशिभूषण को, डी भगवान सिंह को। तो सभी लोग बताएंगे। कर रहा है 2021 में जो 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह कौन लेखक को दिया गया था। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किस लेखक को दिया गया था 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा, दामोदर मौजो को दिया गया था। किनको दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर मौजो को दिया गया था। किनको दिया गया था बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर मौजो को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांधी शांति कह रहा है, गांधी शांति पुरस्कार है जो 2020 में किसको दिया गया था? कह रहा है गांधी शांति पुरस्कार 2020 में किसको प्रदान किया गया था? शेख मुजीब उर रहमान को, बी काबूस बिन सैद अल सैद को, सी आर के नारायण को, डी स्वतंत्र कुमार को। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या कह रहा है? गांधी शांति पुरस्कार है जो कि 2020 में किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिनका ए है उनका बिल्कुल सही जवाब, शेख मुजीब उर रहमान को दिया गया था। किनको दिया गया था? शेख मुजीब उर रहमान को दिया गया था। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि शेख मुजीब उर रहमान को जब गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था तो उस समय उनका क्या था, उनका पद क्या था? तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। क्या थे बच्चों? राष्ट्रपिता थे। बांग्लादेश के क्या थे? राष्ट्रपिता थे। क्या थे बच्चों? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। आप लोग याद रखिएगा। और 2019 में भी पूछ देता है कि 2019 में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, काबूस बिन सैयद अल सैद को दिया गया था। किनको दिया गया था? काबूस बिन सैयद अल सैद को 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 2019 में दिया गया था। काबूस बिन सैयद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे बच्चों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए JL नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी MK गांधी, डी श्री राजगोपालचारी। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, जिनका है बिल्कुल सही जवाब, JL नेहरू। क्या नाम है बच्चों? JL नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? JL नेहरू हैं जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? कह रहा है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? बर्नार्ड शॉ, एमिल जोला, BS शर्मा या निकोला मेकियावेली। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द प्रिंस एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है, किसने लिखा है? चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल सही जवाब, निकोला मेकियावेली हैं जो कि द प्रिंस पुस्तक लिखे हैं। कौन लिखे बच्चों? निकोला मेकियावेली थे जो कि द प्रिंस पुस्तक लिखे थे। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो। क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और जो भी इसका PDF लेना चाहते हैं या टेलीग्राम पे टेस्ट देना चाहते हैं वो व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएं या फिर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।